नमस्कार। पन्ना मध्य प्रदेश का एक छोटा सा शहर जो हीरो के खानों के लिए जाना जाता है। वहां से निकला एक ऐसा हीरा जो लगभग 2 दशक तक तपता रहा, रगड़ता रहा, कभी एनएसडी की भट्टी में तो कभी मुंबई की सड़कों पर और कभी थिएटर में। लेकिन जब उसने बॉलीवुड में अपना पहला रोल दिया, छोटा सा ही सही, फंस गया ओबामा में, तो टीचर ने एक ऐसी छाप छोड़ी लोगों के मन पर कि आज तक वो टीचर हमें याद है। उसके बाद वो नजर आए रणबीर कपूर के ऑटो ड्राइवर के रूप में तमाशा में, और फिर लूडो में इंस्पेक्टर के रूप में। रोल चाहे कोई भी हो, हीरा चमकता ही रहा। और आज वो हमारे साथ हैं फिल्मी कीड़ा में। बहुत बहुत स्वागत है इश्तियाक खान जी आपका। जी आपका भी नमस्कार, धन्यवाद। कैसा लग रहा है आज दूरदर्शन में आके? एनएसडी में तो बहुत साल बिताए हैं आपने, है ना? मंडी हाउस जो है जहां दूरदर्शन है दिल्ली में, वो तो ऐसा लगता होगा जैसे मायका है ना? हाँ, दूरदर्शन तो बचपन की यादों से जुड़ा हुआ है हम लोगों के। यही एक साधन था जो हम लोग जिससे देखते थे, समझते थे, फिल्में देखते थे। और जब एनएसडी आए तो क्योंकि हम लोगों का हॉस्टल भी यहीं है आगे जाके, तो ऐसे निकलते थे तो यही रास्ता मिलता था। हम लोग देखते थे, बात किया करते थे, पता नहीं यार कब इस जगह पहुंचेंगे, कभी कोई सीरियल मिलेगा, कभी कोई काम मिलेगा। तो ऐसी कल्पना थी। और 2004 की बात है, जब हम लोग पास आउट हुए तो मुंबई चले गए। तो फिर उस दुनिया की ज़िंदगी जीने लगे। फिर एक दिन रंजीत कपूर सर का मैसेज आया कि एक दूरदर्शन का सीरियल है, करोगे क्या? तो हमने कहा हाँ करेंगे। तो बंटी और बबली की मम्मी, एक हिंगवा घाट पे पानी है, 2 महीने काम किए दूरदर्शन में। तो इस तरीके से जुड़ाव रहा। तो यहाँ के गलियों की चाय याद आती है? हाँ हाँ। चलिए, वो चाय तो नहीं, लेकिन चाय से तो हम शुरुआत जी कर ही जी जी सकते जी। हैं। इश्तियाक जी, बचपन कैसा था? छोटा शहर था, कभी सोचा था कि एक्टर बनना है, या हमेशा से ये जो फिल्मी कीड़ा है ये अंदर था ही? नहीं, बचपन में तो नहीं मालूम था। हाँ। क्योंकि हम शास्त्रीय संगीत सीखा करते थे स्वर्गीय राम प्रसाद मिश्र जी से। जी। और तबला बजाया करते थे, तो संगीत की तरफ ही जाना था। तो कला का परिवेश था घर पर? जी जी, मेरे नाना उस्ताद लल्लू खां उस्ताद हैं। अच्छा। तबला के बहुत बड़े मतलब उनका बड़ा नाम है। तो हालांकि उनसे वो गुज़र गए जब तक हम अपने होश में आए, तो उनसे तो कुछ सीख नहीं पाए। लेकिन हमारे घर के सामने स्वर्गीय श्री राम प्रसाद मिश्र जी रहते थे, तो वो उन्होंने मुझे सिखाया संगीत। एक्टिंग की तरफ कैसे रुख हुआ, कैसे सागर की तरफ निकल गए? मेरी बुंदेलखंड के लोगों की अधिकतर ना नाटकीयता जो है ना, हाँ। नाटकीय प्रवृत्ति होती है। लेकिन एक समय आया जब इप्टा वालों को ज़रूरत थी मेरे ढोलक बजाने वाले की। अच्छा। तो उन्होंने मुझे बुलाया। हाँ। तो मैं उनके नाटकों में, नुक्कड़ नाटकों में ढोलक बजाने लगा। फिर मैंने कहा यार ये तो मैं ही करता हूँ, हमेशा करता हूँ। तो एक बार क्या हुआ, कोई एक थे जो नहीं आए, तो हमने कहा ठीक है, तो हम करते हैं। तो उधर से सिलसिला शुरू हो गया। और वो नाटक जब मैंने किया तो बहुत हिट हुआ। वो तो नाटक में एंट्री भी संगीत के जरिए ही संगीत हुई? के ज़रिए हो गई। जब आप एनएसडी आए, जैसे आपने कहा 2004 में एनएसडी आए, तब तक तो लगभग आप 10 साल तक तो थिएटर ऑलरेडी कर रहे थे। जी जी जी। मतलब कुछ खास था, कुछ ऐसा हुआ जिसने कि आपको एनएसडी की ओर आपको लगा कि नहीं, मुझे जाना चाहिए? देखिए, हमारा जो शहर है ना पन्ना, वो बहुत मतलब पहाड़ों से घिरा हुआ है। हाँ। तो उधर उतना रंगमंच का, बहुत ज़्यादा रंगमंच होता हो, बहुत ज़्यादा दर्शक हों। जो बाहर से आए हुए लोग थे, श्री सतीश शर्मा जी, देवेश मिश्रा जी, तो ये बाहर से आए हुए थे जो रंगमंच कर रहे थे।
तो बहुत कम उनका मतलब समय था। और धीरे धीरे हमारा रुझान उसमें बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। और होता है ना कि आपको कुछ आगे करना होता है तो लोग सजेशन देते हैं कि एक काम करो, तुम तो बहुत अच्छा करते हो यार, तुम्हें फलानी जगह जाना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, तो सुनते थे। इस चक्कर में क्या हुआ, मैंने पढ़ाई, वैसे ज़्यादा मैं पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता था, तो पता चला कि एक NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, वहाँ जाओगे तो और अच्छे से सीख पाओगे और अच्छा कर पाओगे। तो इस सिलसिले में फिर मैं इधर आया, क्योंकि उधर एक सीमा थी। वो होता ना कि कुएं का मेढक जो है वो उसी को दायरा समझता है अपना, अगर निकल जाए तो बहुत बड़ी दुनिया है। पर तब तक मन में पक्का कर चुके थे कि बस अब करनी है तो एक्टिंग ही कर रही है। हाँ, तब तक तो हो चुका था पर कि घर वालों ने कभी रोका नहीं, कहा नहीं कि नहीं कुछ और भी आप देखिए, कोई और एवेन्यूज, वाई एक्टिंग, कुछ और भी हो सकता है? हमारी अम्मी ज़रूर बोला करती थी, क्योंकि उनको लगता था, क्योंकि उन्होंने देखा था कि बचपन से जो कलाकार हैं, हमारे जो नाना हैं, वो आर्थिक तंगी से चाहती नहीं थी हमारी अम्मी कि हम कला की तरफ जाएं। लेकिन पता नहीं हमारा मन ही नहीं लगता था किसी और चीज़ में, उसी तरफ ध्यान जाता था, उसी तरफ रुझान था। दोस्तों का भी मुझे लगता है कि बड़ा योगदान रहा आपके इस सफ़र में। एक आपके इंटरव्यू में ही सुन रही थी, आपने कहा कि भाई वहाँ पे ऐसा था कि दोस्त की साइकिल अपनी साइकिल, हाँ, है ना? हाँ, दोस्त की चीज़ और अपनी चीज़ में कोई अंतर नहीं। NSD में भी ऐसा ही था? NSD में भी ऐसे ही था। हमारा एक दोस्त है अमितेश ग्रोवर, अभी NSD में फैकल्टी है। तो वो इंटरेस्टिंग बात है ये, क्योंकि हम तो वहाँ से आए थे, पन्ना से, तो हमारे लिए तो सब दोस्त मतलब सब कुछ अपना और हमारा सब कुछ उसका। ये हमारे छोटे शहरों में अधिकतर होता है। तो इधर वो दिल्ली का पढ़ा बड़ा था, अमितेश। तो अमितेश का क्या था कि वो, उसका ये था कि भाई तुम मतलब रूममेट था वो हमारा। तो जैसे मैं उसके बिस्तर पे लेट जाऊं तो वो गुस्सा हो जाता था कि ऐसे कैसे कर सकते हो तुम, है ना। उसकी एक उसमें वो चलती ना कैसेट, हाँ, उसके पास डेक था, एक टेप, हाँ, तो वो चला लिया मान ली किसी दिन गज़ल सुनने का, तो वो गुस्सा हो जाता था कि ऐसे कैसे, तुमने पूछना चाहिए था तुम्हें। तो वो समझ में नहीं आता था कि यार ये दोस्त है हमारा, इससे कैसे ये कह रहा है पूछो, तो क्या काहे की दोस्ती, ऐसा सोचते थे। फिर धीरे 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 समझ में आया, वो उसने हमें समझा, हमने उसको समझा। तो दोस्त के अलग अलग मायने, अलग अलग दायरे, अलग अलग रहन सहन के एक नियम कानून समझ में आए। तो ऐसे दोस्ती बढ़ती गई, कारवां बढ़ता गया। फिर समझ में आया एक समय के बाद कि एक उम्र के बाद जो दोस्त आते हैं उनके एक दायरे होते हैं, और जो बचपन के दोस्त होते हैं उनके दायरे नहीं होते। हाँ। NSD के दिन कैसे थे? NSD के दिन अच्छे थे, बढ़िया। हम जैसे लोग जो गांव से आए हुए होते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छे थे, क्योंकि हर चीज़ मिलती है आपको। जो किताब चाहिए वो, जो डायरेक्टर चाहिए उसकी डिमांड कर सकते हैं आप। जो फिल्म देखनी हो विश्व लेवल की, जो भी आपको लगता है वो मिल जाती है आपको। मतलब आप क्या कर सकते हैं, आपकी कैपेसिटी के ऊपर है, सब कुछ NSD में मिलता है। तो थिएटर तो कर ही रहे थे आप NSD में भी और NSD के बाद भी, लेकिन मुंबई का फिर कैसे रुख किया? मुंबई का रुख इसलिए किया क्योंकि जब मैं निकला इधर से NSD से, तो मैंने कुछ साल, 1-1.5 साल काम किया अपने क्षेत्र में, मुझे जाना नहीं था। लेकिन जब मुझे आर्थिक तंगी आने लगी और मुझे प्रोजेक्ट बनाने के लिए, क्योंकि मैं एक्टर हूँ, प्रोजेक्ट बनाने का मेरे पास दिमाग नहीं है। मैं बचपन से ही पढ़ाई में ज़्यादा तेज़ नहीं था। जो फाइल होती है ना चलाने वाली, वो मुझसे नहीं बनती है। मुझसे प्रैक्टिकल वर्क करवा लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो इस चक्कर में मुझे बड़ी परेशानी होती थी। और फिर एक प्रोजेक्ट डालो, फिर 5 लोगों से मिलो, पहचान है नहीं है, बहुत सारी दिक्कतें हैं रंगमंच में, ये करो वो करो, ये नहीं करो। तो मैं अपने आप को बहुत पीछे समझने लगा। तो फिर मैं सोचता था कि यार एक्टर, एज एन एक्टर क्या करूँगा, यही सब करता रहूँगा। रेपेट्री मैंने सोचा, तो 6 साल के बाद फिर मैंने क्या करता, मैं 6 साल के बाद फिर वही। तो ये सब दिमाग में चलता रहा, और फिर बहरहाल मैंने सोचा कि भाई मुंबई चलते हैं, देखते हैं। रंगमंच करना होगा तो उसके बाद भी किया जा सकता है। पहले
अपनी आर्थिक तंगी ख़त्म करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आर्थिक तंगी से बहुत तंग आ चुके थे हम। बचपन से वही देख रहे थे, वही 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 वही, तो उससे उभरना था हमें। शादी हो चुकी थी तब तक? नहीं, जब तब आप तक बॉम्बे गए? नहीं, बॉम्बे जाने के 1 साल बाद शादी। किरण जी से कहाँ मिले? पन्ना में ही हमारे। पन्ना में? हाँ, अच्छा, ओके। उन्होंने मुझे पढ़ाया है। अच्छा। हाँ, और मतलब ये समझ लीजिए कि एनएसडी में आने का जो जितना मेरी माँ का हाथ है उतना मेरी बीवी का भी हाथ है। क्या बात है। क्योंकि उसने एजुकेशन जो मुझे मतलब उसमें जो सहयोग किया है वो बहुत ही बड़ा है। तो 2004 में बॉम्बे गए और लगभग 7 में फंस गई रहे ओबामाई, है ना? इसमें जो 3 साल थे उसमें आप एक्टिवली ट्राई कर रहे थे कि हाँ अब कुछ ना कुछ फिल्में हमें मिलनी चाहिए, या फिर वहाँ पर भी जाकर आप थिएटर को ही लेकर गए थे वहाँ? नहीं, क्योंकि मेरे पास पैसे तो थे नहीं ज़्यादा, तो मैं बंद के उधर नहीं रह पाता था। मैं अक्सर वर्कशॉप करने निकल जाता था, कुछ पैसे आ जाएं। तो 2006 में ही स्थाई में रहने लगा, और 7 में मुझे ये फिल्म मिल गई। ये 6 में ही मिल गई थी, हाँ। 7 में रिलीज हुई थी। Oh, no, stop! Sorry, sir. Sorry, ka baby. You together thinking? English speaking like a rice plate eating? No. Never. Not. English speaking not a children play. English speaking like a undertaker play. Taj Mahal create. Taj Mahal create. Yes. Again time. Careful. Again time this behavior. So touch to my fingerprint. You chick. So big chick. You chick. Red chick. Understand? Yes, sir. The postman, the busy man, the collector letter from the fever. Student chat bhandar. Stand up. रोल छोटा था लेकिन इतना मजेदार था कि आज भी इतने मीम्स दिखते हैं इंस्टाग्राम जी, जी, पर जी, जी। इसके। तो जब पहली बार आपने मीम देखा इसका तो कैसा लगा आपको? पहली बार मैंने देखा था, बस से मैं सफ़र कर रहा था, हाँ। और हम मेरे यंग बच्चे जो है सामने बैठे उसी को देख रहे थे अच्छा। और हंस रहे थे। तो और वो मुझे पहचान नहीं पाए, क्योंकि उनको लगा नहीं कि कोई उनको लगा कि एक्टर है, इतना बड़ा एक्टर है, और ये तो उन्होंने ऐसे देखा लेकिन ध्यान नहीं दिया। मतलब कल्पना नहीं कर सकते थे कि इतनी भीड़ में बस में 5 रुपए का टिकट लेके ये एक्टर थोड़ी आएगा। लेकिन मैं बहुत खुश था कि यार लोग देख रहे हैं, हंस रहे हैं, मज़ा आ रहा है लोगों को, और उसी समय समझ गया था कि अब शायद कुछ अच्छा होगा, कुछ अच्छा काम मिलेगा इससे। जब बॉम्बे में थे तो मैंने पढ़ा है कि आप ऑमलेट भी भेज रहे थे। क्योंकि मेरे पिताजी नहीं थे, गुजर गए थे वो, तो मैं अपने पैसे मतलब अपना खर्च निकाल सकूं, कुछ अपनी अम्मी को दे सकूं, इसके लिए मैं अंडे बेचता था। अंडे, आम, जो भी सीज़न आते थे, ठंड में अंडे बेचता था। कलिंदा जानती हैं, है ना, वो गर्मी में बेचता था। फिर आम का सीज़न आता था तो फिर आम बेचता था। तो ऐसे कभी 26 जनवरी के प्रोग्राम ले लेता था, 15 अगस्त के जो एनुअल फंक्शन होते हैं वो ले लेता था, उससे अपनी जो आर्थिक मदद हो जाती थी। तो ये सब उस समय किया। फिर धीरे धीरे किरण जी से पहचान हुई, तो उस समय भी मैं अंडा ही बेचता था। हाँ, बुलेट से आती थी। अच्छा। हाँ, तो बड़ी अनकन्वेंशनल प्रेम कहानी रही जी फिर तो। जी जी। हाँ, कैसे आपने उनको कन्विंस कर लिया? क्योंकि हम छुपाते नहीं थे कुछ। जैसे थे, मान लीजिए कुछ काम है और आना है तो हम तो बोल देते हम अंडा बेच रहे हैं, उधर आ जाना, तो वो आ जाती थी। शायद इसलिए शायद उसको अच्छा लगा होगा। क्या बात है। हाँ मैं सोच रही हूँ कैसा रहा होगा, है ना वो समय। जी, क्या 2002-3 की बात रही होगी फर्स्ट ना ये? ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर हमने पढ़ा है उससे। लेक्चरार थी वो। अच्छा। हाँ, अभी पढ़ाती हैं? अभी भी पढ़ाती हैं। ट्यूशन होती है बच्चों की, वो फ्री क्लास चलाती हैं अपना मन बहलाने के लिए। क्या बात। पन्ना में भी चलाती थी, हमारे सारे दोस्तों ने पढ़ा है अच्छा। उनसे। हाँ, क्या बात जितने भी दोस्तों की नौकरी लगी है हाँ, वो सारे सब किरण जी से हाँ, पढ़े हाँ। हुए हैं। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, जब फंस गए रहे ओबामा आपने की,
तो उस वक्त जैसे आप तो थिएटर के बैकग्राउंड से आए थे, तो फिल्म्स थोड़ा डिफरेंट लगा आपको? कुछ ऐसे एनेक्डोट्स या कोई ऐसी कहानी जो आप हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें? फिल्म थोड़ा फास्ट माध्यम है, याद की दृष्टि से, कैरेक्टर की दृष्टि से। बॉलीवुड में वो जो आपको रंगमंच में करने को मिल जाता है कि आप 1 महीने कैरेक्टर डिज़ाइन करते हैं, उसके बाद 1-1.5 महीने और रिहर्सल कर लेते हैं, फिर दर्शकों के सामने आते हैं। इधर नहीं है। इधर क्या है, अचानक से आपको बता दिया जाएगा ये कैरेक्टर है, स्क्रिप्ट दी नहीं जाएगी, और हो सकता है कि आपको वहीं जाके पता चले पूरा कैरेक्टर आपके कि क्या है कैरेक्टर। तो ये फ़र्क बहुत ज़्यादा हमें महसूस हुआ, क्योंकि हमने तो शुरुआत छोटे कैरेक्टर से की, तो उसकी जर्नी ही उतनी थी, तो उतना ज़्यादा दिक्कत उस समय नहीं आई। लेकिन कुछ बड़े कैरेक्टर कभी कभी हुए जिसका ऑडिशन देना पड़ा। बाद में जब वो देखा जो हमारा नहीं हुआ, बाद में देखा कि पता चला कि ये जो कैरेक्टर जो हमें कास्टिंग डायरेक्टर ने समझाया था, ये तो वो है ही नहीं, ये तो उल्टा कैरेक्टर है ना। तो ये बहुत परेशानी हुई हमें उधर कि एक जब मैं पहुँचे हैं हम सब लोग, तो कास्टिंग डायरेक्टर का जो दुनिया है वो डेवलप हो रही थी बहुत। तो उसमें जो प्रोफेशनल कास्टिंग डायरेक्टर थे वो 2-3 थे। मुकेश छाबरा हो गया, अपना ये हनी तिरहान हो गए, और उस समय ऐसे ही लोग चले, श्रुति हो गई, तो ये लोग थे। लेकिन इसके अलावा और भी करीब बहुत सारे लोग थे जिनको जो सिर्फ मजबूरी में बने हुए थे कास्टिंग डायरेक्टर, तो वो समझा नहीं पाते थे। इस चक्कर में बहुत सा वक्त ज़ाया हुआ हम जैसे कलाकारों का, और बहुत अच्छे अच्छे किरदार भी हाथ से निकले हम जैसे कलाकारों के। लेकिन एक ऐसा किरदार जो राजेश ऑटो वाला का किरदार है ना, तमाशा में, एक है छोटा, स्क्रीन टाइम भले ही कम हो, लेकिन वो एक ऐसा रोल है, एक ऐसा किरदार है जो कि सिर्फ फिल्म के अंत तक नहीं, उसके बहुत देर बाद तक भी आपके साथ चलता है। जी। एक तरह से वो अर्जुन के सारथी लगते हैं, है ना, क्योंकि वो सब कुछ समझा देते हैं। जिस असमंजस में उस वक्त रणबीर कपूर का किरदार है, उससे बाहर निकालने वाले आप हैं। उसके लिए कैसे प्रिपेयर किया? कोई प्रिपरेशन थी या स्वतः ही सब होता चला गया? नहीं, देखिए, मैंने बोला था ना कि मैं संगीत से जुड़ा हुआ था, तो मेरे इधर एक ऑर्केस्ट्रा थी, हाँ। डायमंड करके। तो वो लोग उन दिनों, वो उसका चलन बहुत ज़्यादा था। हाँ। हमारे शहर के अपने मोहम्मद रफ़ी थे, हमारे शहर के किशोर कुमार जी थे, हमारे शहर के मतलब कुमार सानू जी थे। मतलब ये सारे हमारे शहर के एक ऐसे लोग जो इन सबको गाते थे, और उनका जलवा था। लोग बोलते थे मोहम्मद रफ़ी जा रहे हैं, है ना। फिर उनकी कहानी ऐसे तब्दील हुई कि वो उन सब के ख्वाब थे कि वो मुंबई जाएंगे, और मुंबई जाके मिथुन साहब के लिए या अक्षय कुमार साहब के लिए या शाहरुख खान साहब के लिए गाएंगे। लेकिन उनकी ज़िंदगी ऐसी बदल गई। कोई पान की दुकान खोल ली किसी ने, कोई क्लर्क हो गया, किसी की सरकारी नौकरी लग गई, तो सबकी जर्नी अलग हो गई। जब ये कैरेक्टर मुझे सुनाया गया तो मुझे समझ में आया कि यार ये कैरेक्टर तो हमने देखे हैं अपने आमने सामने। हमने जो सोचा था वो वहाँ आ गए हम, वो लोग तो वहीं हैं। तो फिर उस कैरेक्टर को बहुत ही अंदर से महसूस किया, तभी वो वर्क किया। एक्टिंग लाइन में जाना था क्या? सिंगिंग लाइन। अच्छा। अभी हमको देख के आपको समझ में नहीं आ रहा होगा सर, लेकिन जब हम इलाहाबाद में स्टेज में गाया करते थे ना, बंद जाती थी जनता, प्रोग्राम खत्म करने का नाम ही नहीं लेती। हीरो तो मैं नहीं सर, यहाँ तो हम रिक्शा वाले हैं। यहाँ कोई माई का लाल हमको पहचान नहीं पाएगा सर। अंदर से कुछ और ही है और बाहर से मजबूत। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट ऑनेस्टी, है ना। जिसको आप ऑनेस्टी से अंदर से महसूस करते हैं, हाँ, वो हाँ, दूसरे तक पहुंच ही जाता है। जी। तो बहुत कैसा अच्छा था इम्तियाज़ अली साहब के साथ काम करना और रणबीर कपूर के साथ काम करना? क्या ऐसा है उनमें ख़ास जो उन्हें इतना बड़ा स्टार बनाता है और सब उनसे प्यार करते हैं? इम्तियाज़ अली की हर फिल्म के लिए लोग इंतज़ार करते हैं। वो मेहनती हैं बहुत ज़्यादा,
और मेहनत तो हालांकि सब कोई करते हैं, लेकिन वो ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी जो स्क्रिप्ट है वो खुद याद कर लेते हैं और उनके इधर जाके उनका ये नहीं होता है कि वो जाके कहेंगे कि अच्छा अच्छा ये इधर खड़े हुए हैं, अच्छा अच्छा हाँ एक काम करो, इधर लाइट लगा लो, इधर कैमरा लगा लो, ये ऐसे नहीं है। वो पहले से सबको मालूम है कि आज सुबह क्या होना है और कितना काम होना है, कोई ये नहीं, और कहाँ कैमरा लगना है और कितना डायलॉग कितने उसमें लेना है, मतलब मास्टर लेना है, क्लोज लेना है, कितना कितना लेना है, सब बिल्कुल लिखित मान लीजिए आप, ये स्क्रिप्ट में पूरी फिल्म बनी होती है। इसलिए उनकी फिल्म वर्क करती है, बहकते नहीं हैं। ये जितना सोचते हैं, जितना चाहते हैं उतना ही करवाते हैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं। जैसे हमारा किरदार है तो हमारी आदत है इम्प्रोवाइज़ करने की, कि अपनी तरफ से कुछ डाल दें, जैसे फंस गए ओबामा में डाला। तो इनका वो अंदाज नहीं है, जो लिखा है जितना और जैसा मैं चाह रहा हूँ वैसा करें। तो इसलिए शायद लोग जो बात बोलना चाहते हैं वो पहुँच जाती है लोगों तक। अभी आपकी फिल्म नर्मदा स्टोरी चर्चे में है और बहुत अलग किरदार आपने निभाया है। जितने ज़्यादातर आपको देखा कॉमेडी रोल्स में देखा, बहुत सराहा, लेकिन इसके अंदर आप एक ट्रांसजेंडर की भूमिका निभा रहे हैं। कैसे ये रोल आपके पास आया और इस रोल में ऐसी क्या खास बात थी कि आपको लगा कि ये करना ही है? जैगम इमाम जी जो हैं, उन्होंने जब सुनाया था ये कैरेक्टर तो उन्होंने बोला था मैं चाह रहा हूँ कि आप ही करें, क्योंकि आप ढोलक बजा लेते हैं और मैं क्योंकि इस किरदार में म्यूज़िक का है तो क्या एक बार आप करके दिखाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, और किरदार उन्होंने बहुत अच्छा बताया। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे जितने भी ऐसे इंसान हैं जिनसे आप मिलते हैं, दूर से मिलते हैं, हाँ, तो दूर से उनकी हरकतें आपको गलत लगती हैं, आपको समझ में नहीं आता है कि ये जो इंसान सड़क पे है अपनों ने ही इनको छोड़ा होगा, ये जानता होगा ये व्यक्ति, फिर भी हंसता है, ताली बजाता है और आपसे पैसे मांगता है। तो ये समझ में नहीं आता था उनके मतलब दूर से रहने में। लेकिन जब जैगम भाई ने कहानी बताई, जबकि वो विलेन है इस फिल्म में और मेन विलेन वही है, तो उसकी कहानी बताई कि उसको ना बचपन से नेगेटिविटी मिली है, तो वो समाज को नेगेटिविटी दे रहा है। कैरेक्टर ये है हमारा। यही लाइन है जो मुझे बहुत पसंद आई थी और मैंने इसीलिए वो किया। तो मैंने कुछ ट्राई किया है, कुछ करने की कोशिश की है कि जब इश्तियाक खान करें तो लगना चाहिए कि ये जो किरदार है ये वाकई में ये है वो किरदार। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये कोई एक्टर कर रहा है। तो देखना आप, अगर आप देखेंगी तो आपको अच्छा लगेगा जी। और इश्तियाक, जब ये फिल्म आपके पास आई तो ये फिल्म क्या आपको जहन में रख कर बनाई गई थी या फिर ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था कि इश्तियाक नाम की फिल्म मेकर्स ने सोचा कि उसमें इश्तियाक आप ही होंगे? इसमें क्या था, मैं सागर गया था अपनी वेब सीरीज़ की शूटिंग करने, तो एक प्रांशु करके एक लड़का है, वो आता था उधर और थोड़ा बहुत सहयोग करता रहता था। फिर उसने एक दिन ऐसे ही बैठे हुए थे तो उसने बोला कि सर एक फ़िल्म है, मैंने सोचा है आपको लेके, ये फिल्म है, इश्तियाक नाम से ही करना चाहते हैं और एक आम मर्द की कहानी है जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे रो रहा है लेकिन दिखा नहीं पाता है। तो हमने कहा ठीक है दिखाओ, तो उसने दिखाई, तो थोड़ी बहुत हमने चेंज करवाए और उसने कहा बस सिर्फ पैसे नहीं है सर हमारे पास, लेकिन फिल्म बहुत अच्छी थी। तो हमने कहा ठीक है हम करेंगे और फिर हमने उसको फ्री में वो फिल्म की और वो इतनी ज़्यादा हिट हो गई, इतने अवार्ड दिलवा दिए उसने मुझे और फिल्म फेयर नॉमिनेशन में आ गई, तो बड़ा अच्छा लगा। और कहानी नाम इश्तियाक है, हमारी पर्सनल ज़िंदगी की कहानी नहीं है। इश्तियाक मतलब तमन्ना, तमन्ना, इच्छा, उसकी कहानी है। नाम क्या है तुम्हारा?
जी, इश्तियाक। मतलब तमन्ना, या यूं कहें इच्छा। हाँ। तो इश्तियाक की और कौन सी इच्छा है कि ऐसा रोल करना है? मुझे लगता है कि मुझे ऐसा किरदार मिले जिसके ज़रिए कहानी सुनाई जाए। वो अभी तक मिला नहीं मुझे। अब वो चाहे जैसा भी हो, अच्छा, नेगेटिव हो, बुरा हो, कुछ भी हो, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि अब मैं वैसे किरदार करूँ कि कहानी ही उस किरदार की हो सकता है बहुत जल्दी मिल जाए आपको ये। जी, और जी। अगली बार जब हम यहाँ मिलेंगे तो हम उस सेंट्रल कैरेक्टर पे बात कर रहे होंगे। अरे ज़रूर ज़रूर ज़रूर। अच्छा, कुछ सुनाएंगे इश्तियाक साहब हमें गाना? कुछ जी, भी? गाना उसके सुना। बगैर तो ये पूरा नहीं हो सकता। हाँ हाँ हाँ, सहरा सुनाते हैं अपने इधर ठीक का, है। हमारे इधर। ले गयो मोरे महाराज, देखो री मुकुट झोंका ले गयो, देखो री मुकुट झोंका ले गयो, कौन वरन रानी राधिका, कौन वरन घन श्याम, देखो री मुकुट झोंका ले गयो, देखो री मुकुट झोंका ले गयो। वाह, क्या बात है, क्या बात है। एक कौन सा ऐसा किरदार है जो आपके दिल के बेहद करीब है? हो सकता है कि उसे उस तरह की रिकॉग्निशन ना भी मिली हो, तब भी। मेरा ये ऑटो ड्राइवर, ये तमाशा जो तमाशा। है बहुत है। और एक और किरदार है अनारकली और फारा, मैं अभी उसी पर आने वाली थी। जी। जी। वो बहुत अच्छा किरदार है और ऐसे इंसानों की ज़रूरत है हाँ, पूरे विश्व में, बिल्कुल बिल्कुल। जो निस्वार्थ प्रेम करें, जैसे राधा जी का था कृष्ण के उसमें। बिल्कुल। देखिए, ऐसा तो होता नहीं है कि एक्टर जो है उसने सब कुछ जिया ही हो, जिसकी वजह से उस किरदार का अंश उसमें हो, या फिर अपने अंदर का एक अंश वो किरदार को दे। कभी कभी ऐसे किरदार भी होते हैं जो आपके अपने जीवन से बिल्कुल अलग हैं। तो क्या ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है या ज़्यादा आसान हो जाता है उस किरदार को निभाना? नहीं, आपको मेहनत करनी होती है उसमें। इसके लिए ना एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी एक्टर हो, वो एक्सपीरियंस से जवान होता है, वो सिर्फ पढ़ाई से जवान नहीं होता। ये धीरे धीरे महसूस होने लगा। आप वैसे नहीं हैं, आपने आसपास वो किरदार नहीं देखे, महसूस नहीं किए, लेकिन दूर से तो देखे होंगे कहीं ना कहीं। और अगर नहीं हैं आप, तो फिर आपको काल्पनिक डिज़ाइन करना पड़ता है। जैसे अभी मैंने मटका किंग में एक कैरेक्टर है मेरा, टीनू मास्टर का, मैंने अभी की मटका किंग, तो उसमें दाढ़ी बढ़ाई हुई थी मैंने। लुक तो बिल्कुल अलग लग रहा है हाँ, उसमें हाँ। आपका। पहली बार जब मैंने पोस्टर में आपको देखा तो मैं पहचान ही नहीं पाई थी कि हाँ। आप हैं। तो अब उस किरदार, वो बहुत ख़राब किरदार था, तो उसको समझने के लिए आप पढ़ते हैं किरदारों को, वैसे कैरेक्टर जो नेट पे मिल जाते हैं उनको पढ़ते हैं कि यार इसने क्या किया था, देखने की कोशिश करते हैं, फिर सोचते हैं, जैसे आपने सोचा, कभी देखे ही नहीं हो तो फिर कठिन हो जाता है, क्योंकि आपको फिर काल्पनिक उनकी चीज़ें गढ़नी पड़ती हैं, कुछ अपना एक्सपीरियंस मिला के, कि ऐसा सा जो है इस कैरेक्टर में मिलता है, इसका ये ले लेते हैं, उसका वो ले लेते हैं, फिर आप डिज़ाइन करते हो चीज़ों को। एक्टिंग से डायरेक्शन का जो आपने लीप लिया द्वंद के साथ, वो कैसे हुआ और आप किस तरह के डायरेक्टर हैं? आप इम्तियाज़ अली की तरह के डायरेक्टर हैं जो कि बंधे रहते हैं जो लिखा गया है उसमें, या फिर आप इस तरह के डायरेक्टर हैं जो कि एक तरह से बहाव लिबर्टी में। देते हैं और बहाव में बहते हैं? कैसे डायरेक्टर हैं आप? ये जो मैंने जो फिल्म की, मैंने एक नाटक लिखा था, शैडो ऑफ ओथेलो। तो अभी जो श्रीमान चोर मैं कर रहा हूँ हाँ, NSD में, NSD में। तो एक प्रोड्यूसर थे, वो श्रीमान चोर देखने आए थे। अच्छा। ठीक है,
तो वो बड़ा उन्हें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा ये तो आप तो बहुत अच्छा करते हैं, ये करते हैं, तो क्या आप इसकी फिल्म बनाएंगे श्रीमान चोर की? हमने कहा इसकी फिल्म फिर हमने सोचते हैं। तब तक हमारा द शैडो ऑफ ओथेलो का शो था, वो फिर आ गए देखने। अच्छा। शो देखा, एक देखा, फिर दूसरा देखा। हाँ। फिर उन्होंने हमें पैसे ही पकड़ा दिए ऐसे हाथ से कि ये मैं खरीद रहा हूँ क्या नाटक बात है। हाँ। और अब इसकी तो फिल्म बनानी पड़ेगी आपको। तो ऐसे सोचा नहीं था। शेक्सपियर के ओथेलो से आगे बढ़कर जी। है ना, शैडो ऑफ ओथेलो लिखना, कॉन्सेप्चुलाइज करना और उस पर एक नाटक लिखना और फिर फिल्म बनाना जी, बहुत जी। बड़ा चैलेंज है। नाटक करेंगे तो 2-3 लाख में काम बन जाएगा। लेकिन करेंगे तो सिर्फ ओमकारा। ये ओमकारा भी तो ओथेला नाटक पे बनी है। सौतेला? सौतेला नहीं, ओथेला। लेकिन करेगा कौन? जानता है एक राष्ट्रीय स्तर के एक निर्देशक को। हर साल ये जो 3-4 अवार्ड जीत कर लाते हो ना, इससे घर नहीं चलता है। ये तुम्हारा गोल्ड मेडल। तो हमने एक ऐसी लेटे लेटे एक दिन विचार आया कि क्यों ना हम ऐसा नाटक करें कि हो तो ओथेलो लेकिन कॉमेडी हो, और लेकिन ओथेलो में जो कहा गया है वो बात ख़त्म ना हो। फिर ये नाटक का दिमाग में आया। वो फिर फिल्म भी इसी, आप जब फिल्म देखेंगी द्वंद्व तो उसमें आपको लगेगा ओथेलो तो है लेकिन हंसी आ रही है, हंस रहे हैं लोग, है ना। एंड में जाके वो प्योर ओथेलो होती है कहानी, है ना। कुछ ऐसा शैडो ऑफ ओथेलो में से जो यहाँ पर आप कोई एक डायलॉग जो बड़ा आपके दिल के करीब हो, जो हमारे दर्शकों के साथ यहाँ पर आप साझा करना चाहें, उन्हें सुनाना चाहें। नियम तोड़ते रहना चाहिए, इंसान होने का सबब बना रहता है। क्या बात है। कॉमेडी भी ना एक अजीब सा जॉनरा है, क्योंकि जहाँ हम स्क्रीन पर कॉमेडी देखते हैं मुझे लगता है उसके पीछे का इंसान बड़ा संजीदा होता है। क्या आप मानते हैं? हाँ, क्योंकि कॉमेडी सीरियसली की जाती है। अगर आप सीरियस नहीं है तो आप कॉमेडी नहीं कर सकते। और कॉमेडी सिर्फ कॉमेडी ही करना सही नहीं रहता, उसमें गहरी एक सोच होती है। जैसे कि अभी मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको कि मैंने मुंबई में बहुत चक्कर खाए। 2 व्हीलर थी हमारी, तो हेलमेट पहन के जाया करते थे। तो पुलिस देखते ही साथ डर जाते थे लोग, हम भी डर जाते थे। अरे अब ये रोक लेगा, कभी रोकता था कभी नहीं रोकता था। हेलमेट नहीं पहना तो डर जाते थे। और 5-6-7 साल ऐसे ही गुजारे हमने। फिर हमने 4 व्हीलर खरीदी। तो अपने शहर में, अपने इलाके में 4 व्हीलर चलाते रहे। फिर एक दिन सोचा अंधेरी जाएंगे, तो चला के निकले अपने इलाके से बाहर। तो सामने पुलिस थी, तो हम डर गए, हमने रोक दी, ब्रेक मार दिया। फिर हमने सोचा यार हेलमेट तो पहने ही नहीं है। अब इसमें हंसी भी है लेकिन एक इंसान की जर्नी है कि वो कितना उसने स्ट्रगल किया होगा, क्या उसको पुलिस को लेके क्या रिश्ता है उसका, है ना। तो ये हमारी खुद की कहानी है। तो हम कॉमेडी को ऐसे ही लेते, कॉमेडी वही जो कुछ कहती हो। सही बात, सही बात। इतना अच्छा लगा आपसे बात करके इश्तियाक जी। मुझे जो सबसे ज़्यादा अच्छी बात लगी वो ये है कि आप बेसिकली एक बहुत ऑनेस्ट इंसान हैं, और आपकी वही ऑनेस्टी जो है वो आपके हर किरदार में दिखती है, वही आपके बातचीत में भी आज मुझे नज़र आई। जी शुक्रिया। हम अपने शहर से उदाहरण देते हैं हमेशा। हमारे पिताजी तो थे नहीं, तो हमारे शहर में लोगों ने बहुत प्रेम दिया। हमने संगीत फ्री सीखा, पढ़ाई फ्री की, जबकि सब लोग से पैसे लेते थे, हमसे नहीं लेते थे। आज हम भी कहीं भी जाते हैं, किसी से भी पढ़ाते हैं, किसी को भी पढ़ाते हैं, किसी को भी संगीत सिखाते हैं, उनसे पैसे नहीं लेते, क्योंकि हम अच्छी दुनिया के प्रोडक्ट हैं। किसी को भी देखना हो, बोलते हो दुनिया ख़राब है, लोग बहुत बोलते हैं। और किसी को अगर समझना हो तो वो हमसे देखे कि दुनिया अच्छी है। अगर आप चाहें तो अच्छे लोगों को जोड़ सकते हैं, अच्छे लोगों से। हो सकता है आपका एक्सपीरियंस ख़राब लोगों के साथ ज़्यादा हो, लेकिन दुनिया अच्छी होती है और उसके ज़रिए आप अच्छे बनते हैं। क्या बात है। तो ऐसा चलता रहा। फिर हम बच्चन साहब के साथ हम थोड़ा बहुत NHD के बाद थोड़ा घमंड आया था कि यार इतने पढ़े लिखे क्या NHD हो रही है। फिर बच्चन साहब के साथ मैंने काम किया एक, तो वो जो सब घमंड है उनके सामने आके फिर महसूस हुआ कि ये सब क्या, इनसे बड़ा क्या हो जाओगे, कितना हो जाओगे।
घमंड तब करना जब अमिताभ बच्चन साहब के से बड़े हो जाओ काम में, तो फिर धीरे 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 वही है, एक्सपीरियंस आपको शालीन बनाता है। हाँ। वो आपके ऊपर है, कहते आप ना- शालीनता चुनते हैं या बदमाशी चुनते हैं। फल से लदा हुआ वृक्ष जो है वो हमेशा झुका रहता है। हाँ, ये भी हो सकता है। बहुत बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ डीडी पर हमारे साथ आपने इतनी सारी बातचीत की और बहुत ही आत्मीयता वाली बातचीत थी, ये सबसे अच्छी बात जी, थी। जी, जी, जी। बहुत अच्छा लगा। आपको आपके आने वाले जीवन के लिए, सभी रोल्स के लिए शुभकामनाएं। नमस्कार। नमस्कार।